दोस्तों, ये मेरी अब तक देखी गई सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में सारा एक्शन छिपा हुआ है और पूरी फिल्म रोमांटिक कहानियों से बनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप पूरा मजा लेना चाहते हैं तो वीडियो देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है वाशिंगटन डीसी से, जहां हम सेडी नाम की एक लड़की को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। वो काफी उदास दिख रही थी, तभी उसे डॉक्टर क्लोडिया का कॉल आता है। क्लोडिया कहती है कि एक लड़की की मौत से तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। सेडी बताती है कि हमारे डिपार्टमेंट में वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह थी और वो इसलिए मारी गई क्योंकि वो काम ही मेरी तरह करती थी। क्लोडिया उसे समझाती है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अब सेड असल में किस तरह का काम करती है ये बहुत ही जल्द हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हमारे सामने बाजार का सीन आता है, जहाँ कोल नाम का एक लड़का अपनी स्टॉल पर पौधे बेच रहा होता है। लेकिन आज उसका मूड थोड़ा ऑफ है क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है और वो थोड़ा परेशान है। तभी पास वाली स्टॉल के एडन नाम की एक औरत कोल से बात करती है। वो कोल को समझाती है, तुम्हें एक नई लड़की जरूर मिलेगी, पुरानी बातों को भूलो और अपने काम पर ध्यान दो। फिर वो कोल को अपनी स्टॉल का ध्यान रखने के लिए कहकर थोड़ी देर के लिए कहीं जाती है। उसी दौरान सेडी वहाँ आती है और एडन की स्टॉल पर उसे एक पौधा बहुत पसंद आता है। तभी कोल वहाँ जाकर कहता है, ये पौधा वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप अपने घर पर कितना समय बिताती है। सेडी जवाब देती है, कभी कभी तो महीनों तक बाहर रहती हूँ। ये सुनकर कोल कहता है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं ये पौधा आपको नहीं बेच सकता। अगर इसे रोज पानी नहीं दिया गया तो ये जल्दी मुरझा जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये खूबसूरत पौधा ऐसे ही मर जाए। सेडी कहती है, पर मुझे यही पौधा चाहिए। कोल फिर मना करते हुए कहता है, आपको प्लास्टिक या किसी कैक्टस लेना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तभी एडन वहाँ लौटती है और उनकी बहस सुनकर वो सेडी को $10 में वो पौधा बेच देती है। तो सेडी पौधा लेकर निकल जाती है। फिर कोल एडन से कहता है, तुम्हें ये पौधा नहीं बेचना चाहिए था, वो इसे मार देगी। एडन हंसते हुए कहती है, तुम्हें अभी भी पौधे की पड़ी है, तुम्हारे सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और तुम उसे इम्प्रेस करने की बजाय बहस कर रहे थे। अभी देर नहीं हुई है, उसके पास जाओ और उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछो। तो कोल जल्दी से सेडी की कार के पास जाता है और कहता है, क्या हम कॉफी पर जा सकते हैं। सेडी थोड़ा हैरान होकर कहती है, अभी अभी हमने बहस की और तुम मुझे कॉफी पर चलने के लिए कह रहे हो। तो कोल उस बात के लिए सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सेडी उसे रोकती है और कहती है, अगर तुम सिर्फ कॉफी की बात कर रहे हो तो हम जा सकते हैं। तो कोल के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो सेडी की कार में बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों कॉफी पीते हुए पूरे शहर में घूमने लगते हैं और शहर के बहुत सारे जगहों पर जाते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। सेडी बताती है कि मैं एक इंटरनेशनल आर्ट डीलर हूँ, इसलिए फोन आते ही मुझे अलग अलग देश में जाकर हर जगह के आर्ट्स को देखना पड़ता है। फिर कोल बताता है कि फार्मिंग करना मेरा शौक है, लेकिन मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ कि पेड़ पौधे का ख्याल कैसे रखना चाहिए और किस तरह इंसान हर दिन इन्हें बर्बाद कर रहे हैं। फिर ये दोनों हॉरर मूवीज के टॉपिक पर आ जाते हैं, जहाँ सेडी बताती है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है डरना या ना डरना हमारे हाथ में है। फिर वो अपनी जिंदगी के बारे में और बताने लगती है कि जब मैं 6 साल की थी तो बहुत सारी दिक्कतों की वजह से मैं अपनी माँ के साथ अपने देश से भाग आई थी और पूरे 8 दिनों तक हम बस एक छोटी सी नाव से सफर करते रहे। हमारे साथ बहुत सारे और लोग भी थे, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी और बहुत सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए और इसके बाद मेरे अंदर से डर एकदम खत्म हो गया। इसी तरह दोनों पूरा दिन एक साथ बिताते हैं और फिर रात को एक बार में जाते हैं, जहाँ सेड गाना गाने लगती है और कोल को भी बुलाती है, लेकिन कोल बहुत ही शर्माता है और इस तरह पूरी रात भी दोनों एक साथ रहते हैं। फिर कोल पूछता है, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो वो बताती है कि मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर कैक्टस की तरह हो, जिसे लंबे समय तक पानी ना भी मिले तो भी वो जिंदा रहता है। मैं बहुत ही ट्रेवल करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे अच्छी तरह समझे और हमारे बीच दूरियां होने पर भी उसे कोई परेशानी ना हो। फिर धीरे धीरे वो करीब आने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ऐसे ही खूबसूरत पल बिताते हुए सुबह हो जाती है। फिर कोल सेडी को घर छोड़ने जाता है, जहाँ वो एक दूसरे से कहते हैं कि दिन बहुत अच्छा गुजरा है, जिसके बाद सेड अंदर चली जाती है। लेकिन कुछ देर में वो फिर से दरवाजा खोलकर कोल को अंदर ले जाती है और वहाँ एकदम फुल मूड में दोनों की रोमांस शुरू हो जाती है और इस रोमांटिक मोमेंट को दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं। इसके बाद कोल अपने घर वापस लौटता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो सारी बातें अपने मॉम डैड को बताने लगता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि ये वही लड़की है जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था। तभी कोल की बहन मैटी कहती है, देखना ये लड़की भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी आदत बहुत ही पजेसिव और चिपकुट टाइप की है, इसी वजह से पहली वाली भी तुम्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन कोल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने मॉम डैड से कहता है, सच में ये लड़की बहुत ही अच्छी है। फिर सम ऐसे ही बीतने लगता है और कोल अपने फार्म में काम करते हुए रोज सेड को मैसेज करता है, लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे वो थोड़ा परेशान होने लगता है। ये देखकर कोल के डैड कहते हैं, शायद वो किसी काम में बिजी होगी, लेकिन मैटी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, ये भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। अब काम करते हुए कोल को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसे अस्थमा था। तभी उसे याद आता है
कि उसने अपना इनहेलर सैडी के पर्स में रख दिया था और खुशी की बात ये थी कि कोल ने इनहेलर खो जाने की डर से उसमें एक ट्रैकर लगा रखी थी। वो तुरंत उसे ट्रैक करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि सैडी इस वक्त लंदन में है। ये देखकर कोल सोच में पड़ जाता है कि शायद अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोल डिसाइड कर लेता है कि वो लंदन जरूर जाएगा और इस पर उसके मॉम डैड भी उसे सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगले दिन वो लंदन पहुंच जाता है और ट्रैक करते हुए सैडी की लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते से गुजरते हुए अचानक कुछ लोग आते हैं और उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल देते हैं। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो एक आदमी उसे टैक्समैन कहकर बुलाता है। कोल देखता है कि यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं और उसे एक लैब में बंद करके रखा गया है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक कीड़े मौजूद हैं। इन कीड़ों के जरिए वो लोगों को टॉर्चर करके सच उगलवाते हैं। ये देखकर कोल डर जाता है और उन्हें समझाने लगता है, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं बस एक मामूली किसान हूँ। लेकिन वो आदमी कोल की बातों को नाटक समझता है और एक खतरनाक कीड़ा जिसके काटने से इंसान की मौत हो जाती है उसे कोल के पास ले आकर कटवाने वाला होता है। लेकिन तभी दीवार तोड़कर सैड अंदर आती है और शूट करके कुछ ही पल में सबको मार देती है। ये देखकर कोल पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि सैड कैसे लोगों को मार रही है। फिर कोल को छुड़ाकर सैडी उसे एक गन देती है। इतने में बहुत सारे और लोग भी वहाँ आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं। जिसके बाद सैडी बाहर निकलती है और एक एक करके सबको शूट करके मार देती है। इसके बाद कोल पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो सैडी बताती है कि मैं एक CIA एजेंट हूँ। फिर वहाँ से दोनों बाहर निकल आते हैं और वो देखते हैं कि वो एक गुफा के अंदर थे और उन्हें पता लगता है कि ये जगह पाकिस्तान है। तभी यहाँ पर बहुत सारे सेना आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो उनकी गोलियों से बचते हुए भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर एक जगह जाने के बाद वो अपने सामने आते हुए एक बस को देखते हैं तो सैडी मुझे कवर करो कहकर वो उस बस को रोकती है और गन पॉइंट करके बस के सारे लोगों को उतार कर वो दोनों बस में बैठ जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सेना वाले अभी भी फायरिंग करते हुए इनका पीछा कर रहे थे। ये देखकर सैडी तेजी से बस चलाने लगती है और इसी बीच दोनों बस के अंदर झगड़ा भी कर रहे थे। कोल कहता है, तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम एक आर्ट डीलर हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा। सैडी भी कहती है कि हमारे बीच थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया तो इसमें इतना सीरियस होकर मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी। इतने में एक सिपाही कूदकर इनके बस के अंदर आ जाता है, लेकिन कोल उसके साथ लड़ने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद किसी तरह मारकर उसे नीचे फेंक देता है। इसी बीच बस में आकर और भी कुछ सिपाही सैड पर हमला करते हैं, लेकिन वो काफी बहादुरी से उनसे लड़कर उन्हें बस के नीचे गिरा देती है और सामने आए उनके सारे गाड़ियों को भी एक एक करके तबाह कर देती है। अब सारे सिपाहियों को पीछा छुड़ाकर कुछ दूर जाने के बाद उनकी बस भी खराब होकर अपने आप बंद हो जाती है। अब यहाँ से आगे बस नहीं जा पाएगी तो दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें लिवक नाम के एक माफिया को दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जितने भी लोग सैडी और कोल के पीछे लगे हुए हैं उन्हें लिवक नहीं भेजा था। उसका एक आदमी उसे कोल की प्रोफाइल दिखाते हुए कहता है, टैक्समैन की पहचान हमें मिल गई है, लेकिन शायद वो अनऑफिशियली काम कर रहा है, इसलिए इंटेलिजेंस डेटाबेस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सुनकर लिवक अपने आदमियों पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तुम्हारे हाथ से कैसे निकल गया। अब इस टैक्समैन की फोटो हमारे सारे आदमियों तक भेज दो, जो भी इसे जिंदा पकड़ कर लाएगा मैं उसे $1 मिलियन का इनाम दूंगा। इसके बाद सारे लोग कोल के पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम कोल और सैडी को पैदल चलते हुए देखते हैं। कोल कहता है, मुझे वो लोग टैक्समैन समझकर मारने वाले थे, आखिर ये टैक्समैन है कौन। इस पर सैड बताती है, वो लोग तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं जबकि असली टैक्समैन मैं हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की, अब वो तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढकर जान से मार सकते हैं। इसके बाद दोनों टैक्सी लेकर मार्को नाम के एक आदमी से मिलने जाते हैं। दरअसल सैडी मार्को के जरिए कोल को वापस अमेरिका भेजना चाहती थी। अब मार्को बाहर आकर सैडी से किस करते हुए मिलता है, जो कोल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। असल में सैडी और मार्को किसी मिशन में एक साथ काम कर चुके थे। फिर मार्को और सैडी बात करना शुरू करते हैं और हमें पता चलता है कि सैडी यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि एस्टिक नाम का एक बायो वेपन जो बहुत ही खतरनाक हथियार है, इसे चुराने वाले लोग लेवे के ही आदमी हैं और इससे कई देशों को तबाह किया जा सकता है। और सैडी यहाँ कोल को बचाने के लिए नहीं बल्कि बायो वेपन को हासिल करने आई थी। ये जानकर कोल को और बुरा लगता है कि सैडी उसे बचाने के लिए नहीं आई थी। फिर सैडी मार्को से कहती है, तुम कोल को किसी भी तरह अमेरिका पहुंचा दो। तो मार्को इस काम के लिए मान जाता है और सैडी वहाँ से निकलने लगती है। इसके बाद मार्को भी कोल को लेकर निकलने वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर मार्को को शूट कर देता है और उसने पहले ही सैड को गन पॉइंट पर ले रखा था। फिर वो आदमी दोनों को चुपचाप आगे चलने के लिए कहता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही लिपर्टनस कार में पहले से ही गॉड नाम का एक आदमी मौजूद था जो लेपर्ड को मार देता है और गन पॉइंट पर उन्हें कार चलाने के लिए कहता है। यहाँ गॉड बताता है, अब हर कोई तुम्हें पकड़ना चाहेगा क्योंकि लिवक ने तुम्हें पकड़ने के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा है।
अब थोड़ी दूर जाकर गॉड का रुकवा कर दोनों को अपनी गाड़ी में जाने के लिए कहता है, लेकिन रास्ते में एक दूसरी गाड़ी आकर गॉड को उड़ा देती है, जिससे सैडी और कोल आजाद हो जाते हैं और किसी तरह एक गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में कोल बताता है, जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा था तब वो बार बार मुझसे किसी पासपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे, आखिर इसका मतलब क्या है। ये सुनकर सैडी गुस्से में कहती है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तभी सैडी को एहसास होता है उस बायो वेपन में जो पासकोड है वो लिवक के लोगों को अभी तक नहीं मिला है और पासकोड के बिना वो उस वेपन को कहीं पर भी बेच नहीं सकते। और वो लोग ये समझ रहे थे कि कोल ही वो पासकोड जानता है, इसलिए लेविक ने कोल को पकड़ने के लिए $1 मिलियन का इनाम भी रखा है। जिसके बाद सैडी एक नई चाल चलती है और कोल के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर जब कोल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सैड उसका सौदा करने के लिए लेवेक के लोगों के पास आई है। वहाँ पर वनर नाम से लेवेक का एक खास आदमी होता है, जिसको सैड बताती है कि यही टैक्समैन है, अब मुझे मेरे $1 मिलियन चाहिए। इसके बाद ये लोग दोनों को प्लेन में बैठाकर यहाँ से दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। अब प्लेन के अंदर हम देखते हैं जहाँ ये लोग बायोवेपन का वो ब्रीफ केस लेकर आते हैं और तैयारी करने लगते हैं ताकि कोल वो कोड बता दे। लेकिन इसी बीच वानर जब कोल का फोन चेक करता है तो उसे कोल और सीडी की एक साथ तस्वीर देख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। लेकिन तभी सैडी कहती है, कोल को मत मारना, पासकोड मेरे पास है। इसके बाद वो पासकोड पॉकेट से निकालने के बहाने वानर के हाथ में शॉट देने वाला एक चिप दे देता है और तुरंत उसे शॉट देकर बाकी लोगों पर टूट पड़ती है। कोल भी उनको मारने लगता है, पर इसी बीच एक आदमी सैडी को नाइफ से स्टेप कर देता है। ये देखकर सैडी को बचाने के लिए कोल उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद सैड कोल से कहती है, इनके होश आने से पहले तुम पैराशूट लेकर ब्रीफ केस के साथ नीचे कूद जाओ। लेकिन कोल जल्दी से पैराशूट ले आकर ब्रीफ केस के साथ सैड को भी उठाता है और प्लेन से जंप लगा देता है। इसके बाद हम उन दोनों को एक बीच पर देखते हैं जहाँ काफी देर के बाद सैड की आंख खुलती है और वो देखती है कोल उसे बचाने के साथ साथ ब्रीफ केस भी लेकर आ गया था। ये देखकर वो कोल को थैंक्स कहती है। फिर हम रात का समय देखते हैं जहाँ दोनों बातें करने लगते हैं और कोल ने जड़ी बूटियों से उसके जख्मों का थोड़ा बहुत इलाज भी कर दिया था। ये चीज सैडी को बहुत अच्छी लगती है और उसकी काइन देखकर सैडी को एहसास होता है कि उसने कोल के साथ गलत किया है। फिर वो बहुत सारी बातें करने लगते हैं और इसी बीच वो दोबारा करीब होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ वागन को देखते हैं जो अपने बॉस लेविक को बताता है कि टैक्समैन वो ब्रीफ केस लेकर भाग गया है। ये सुनकर लेविक गुस्सा हो जाता है और उसे ब्रीफ केस के साथ टैक्समैन को जल्दी ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। फिर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वागन अपने आदमियों के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन तभी सीआईए के लोग भी बोट लेकर वहाँ पर आने लगते हैं और वागन के लोगों को शूट करके मारने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वागन उस ब्रीफ केस को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब सीआईए वाले बीच तक पहुँचते हैं और इन दोनों को लेकर अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं। वहाँ पर सीआईए की पूरी टीम होती है जहाँ जैक्सन नाम का एक आदमी दोनों को लाई डिटेक्टर मशीन लगाकर पूछताछ करने लगता है। लेकिन पूरा समय सैडी और कोल लड़ते रहते हैं। फिर जैक्सन दोनों को रोककर सैडी को बॉस से मिलने के लिए कहता है तो सैडी जाकर अपने बॉस यानी क्लोडिया से मिलती है। क्लोडिया कहती है कि तुम उस बायो वेपन को वापस नहीं ला पाई और बहुत सारे रूल्स तोड़ने की वजह से तुम्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। दूसरी तरफ जैक्सन कोल को समझा रहा होता है कि जितना हो सके सैडी से दूर रहो। सैडी हर बार एक नया झूठ बोलती है और वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसने अब तक बहुत सारे लोगों को मारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीआईए के ऑफिसर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो लेविक को पासकोड का आधा हिस्सा बताएंगे और जैसे कि लेविक जानता है पासकोड टैक्समैन यानी कोल के पास है तो वो कोल को मोहरा बनाकर लेविक को पकड़ेंगे। लेकिन कोल इस बात से इनकार कर देता है, पर वो कोल को बताते हैं कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार भी अब खतरे में है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम ही टैक्समैन हो, इसलिए तुम्हें कैसे भी हमारी मदद करनी होगी ताकि हम लेविक को खत्म कर सके। ये सुनकर कोल मान जाता है, लेकिन सैडी उसे समझाती है कि इस मिशन में तुम्हें बहुत खतरा होगा। ये सीआईए वाले तुम्हारा इस्तेमाल करके ऐसे ही छोड़ देंगे। इस पर कोल कहता है तुम्हारे सीआईए वाले भी यही बोल रहे थे कि तुमने भी सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है और तुम्हें क्या पता कि किस तरह परिवार और हमें प्यार करने वालों को जान देकर भी बचाना चाहिए। ये सुनकर सैड गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम डेनी नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसने ही लेविक को काम दिया था बायो वेपन को लाने के लिए, पर अब वो लेविक पर बहुत गुस्सा करता है कि मुझे 48 घंटे के अंदर इस वेपन का पासपोर्ट चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इस बार टैक्समैन के साथ मिलने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब लेविक को पासकोड का एक हिस्सा भेजने के बाद सीआईए ने कोल के लिए एक टेबल बुक किया होता है और कोल को टैक्समैन कहकर लेविक तक ये लोकेशन भेज दी है ताकि लेविक टैक्समैन से आकर मिलते ही वो सीआईए के जाल में फंस जाए। अब कोल जाकर बुक किए हुए टेबल पर बैठ जाता है और कुछ ही दूर से सीआईए उसे ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन लेविक बहुत चालाक था, वो डेनी को साथ लेकर टेबल तक पहुंचने से पहले अपने आदमियों से सारे सीआईए वालों को मरवा देता है। दूसरी तरफ एक झलक हम सैडी को भी देखते हैं जो कोल की फिक्र कर रही थी। इसके बाद लेविक और डेनी उस ब्रीफ केस के साथ टेबल पर आते हैं
और कोल से पासपोर्ट पूछने लगते हैं तो कोल नाटक करने लगता है कि तुमने मेरे आदमियों को मारकर मेरी मदद कर दी है और मैंने तुम्हें ये लोकेशन इसलिए भेजा क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ काम करते करते मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब अगर तुम मुझे दुगना पैसे दोगे तभी मैं इस ब्रीफ केस को खोलूंगा। वो असल में डर के मारे टाइम पास कर रहा था ताकि सैडी कहीं से आ जाए, लेकिन डेनी गुस्सा हो जाता है और कहता है बेवकूफ, किसी और को बनाना, जल्दी से वो पासपोर्ट बताओ। और लेविक भी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहाँ पर सैडी की एंट्री होती है, जिसे देखकर कोल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो तो सैडी का ही इंतजार कर रहा था। फिर सैडी भी वहाँ आकर बैठती है और बताती है कि असली टैक्समैन मैं हूँ और डायरेक्ट डेनी से बात करती है कि पासकोड मुझे पता है, ये रहा मेरा अकाउंट नंबर और पासकोड मिलते ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इसके बाद वो पासकोड से ब्रीफ केस ओपन कर देती है जिसके अंदर एक छोटे से बॉक्स में बायो वेपन होता है। अब ब्रीफ केस खुलते ही तुरंत सैडी के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, पर लेविक कहता है मेरा काम अभी बाकी है, तब तक तुम दोनों नहीं जा सकते। तभी कुछ गैंगस्टर आकर लेविक को गन पॉइंट पर ले लेते हैं क्योंकि सैडी ने पहले ही लेविक पर $1 मिलियन का इनाम रख दिया था। इससे डेनी के लोग भी उन गैंगस्टर्स पर गन पॉइंट कर देते हैं, जो देखकर सारे सिविलियन यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी मौका देखकर सैडी उस वेपन को उठाकर यहाँ से भागने लगती है। तब चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और एक एक करके सारे लोग मरने लगते हैं, लेकिन डेनी के लोग कोल और सैडी को मारना चाहते थे, पर सैडी भी गन से उन्हें शूट करने लगती है और बहुत ही बहादुरी से उनसे लड़ने लगती है। साथ ही कोल भी उनको अपनी स्टाइल में मारने लगता है और उन गैंगस्टर की वजह से दोनों को उन लोगों के साथ लड़ने में थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाता है। इसी बीच जब वागन आकर सैडी को मारता है तो कोल उस पर टूट पड़ता है और लड़ाई करते हुए दोनों नीचे की तरफ चले जाते हैं। असल में पूरी बिल्डिंग को भीड़ की तरह बनाया गया था जिससे पूरी बिल्डिंग को घुमाया जा सकता था, पर नीचे इन दोनों की लड़ाई से मशीन पर फायरिंग लग जाती है और अब पूरा बिल्डिंग घूमने लगती है और ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। लेकिन दोनों के बीच काफी देर लड़ाई होने के बाद कोल वैगन को मशीन के बीच फेंक देता है जिससे वैगन की मौत हो जाती है, पर इससे मशीन और खराब होकर पूरी बिल्डिंग ज्यादा तेजी से घूमने लगती है। वहीं डेनी लेवेक को सैडी से बायो वेपन लेकर आने के लिए कहता है, लेकिन लेवेक उल्टा उसे ही गोली मार देता है और फिर बायो वेपन लेने के लिए सैडी से जाकर लड़ना शुरू कर देता है। दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ लेवेक सैडी को मारने वाला होता है, जो देखकर कोल वहाँ जाता है और लेवेक को दूर हटा देता है, लेकिन लेवेक के हाथ में वो वेपन लग जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी सैडी एक बंदूक उठाती है और रूफ टॉप पे एक गोली चलाती है जिससे रूफ का एक पार्ट टूटकर लेवेक के ऊपर गिर जाता है। तभी सैड उसके हाथ से वेपन ले लेती है और कोल भी सैड को पकड़कर बचा लेता है और इस तरह वेपन को सेव करने के साथ साथ दोनों की जान भी बच जाती है और वो बहुत खुश होते हैं। अब कहानी के आखिर में हम उन दोनों को घर में देखते हैं जहाँ वो पूरे परिवार के साथ खाना खाते हुए बहुत सारी बातें कर रहे थे। कोल की बहन मैटी भी दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी और वो सबको बताने लगते हैं कि दोनों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा एक साथ होने के लिए, और इन्हें एक साथ देखकर कोल के मॉम डैड भी बहुत खुश होते हैं। और इसी हंसी खुशी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।